प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2095 द शेल एंड द ट्रू सेल्फ। झंग यी की बात सुनकर लू कैरन का मुंह खुला का खुला रह गया। अब तक सभी ये मान चुके थे कि लिंग की आत्मा ईथर में वापस जा चुकी है, लेकिन वो ये भूल गए थे कि इस बॉडी में अभी भी लिंग की ज्यादातर यादें मौजूद हैं। लू कैरन तुरंत वर्क बेंच की तरफ दौड़ी, एनर्जी सप्लाई का नॉब घुमाया और लिंग के बॉडी को एनर्जी देना शुरू कर दिया। प्योर गोल्ड से बने वायर्स के जरिए एनर्जी का प्रवाह तेजी से लिंग के बॉडी की ओर भागा। कुछ ही देर में झंग यी ने देखा कि लिंग की गर्दन अचानक हिली। उन लाइफलेस आंखों में लाइट जगमगाई और उसका बॉडी हिलने लगा। वही चेहरा, वही मूवमेंट, जैसे पिछली बार जब वो एक्टिवेट हुई थी। बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, आंखों में कोई इमोशन नहीं, मानो एक इमोशनलेस मशीन हो। झंग यी उसके पास गया और पूछा, लिंग, क्या तुम्हें अभी याद है मैं कौन हूं? लिंग ने एक नजर झंग यी पर डाली। उसकी आवाज जानी पहचानी थी, पर अजनबी सी लगी। कोई इमोशन नहीं था उसमें। छठी पीढ़ी का मानव, तियन्यू पैलेस की विरासत पाने वाला झंग यी। फिर उसने अचानक आंखें बंद की और गर्दन ऊपर उठाई, जैसे कोई सिग्नल रिसीव कर रही हो। कुछ क्षणों बाद उसने फिर से आंखें खोली और कहा, मैं समझ गई। मेरी आत्मा ने ही तुम्हें इस बॉडी तक पहुंचाया। आखिरकार तुम वही मानव हो जिसे मैंने चुना है, वो जो भविष्य में समस्त जीवों को जन्म और मृत्यु के इस पीड़ादायक चक्र से मुक्त कर सकता है। लेकिन तुम अभी बहुत कमजोर हो, आने वाले सफरिंग का सामना नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये बॉडी तुम्हें सौंपती हूं। लिंग की आत्मा एथेरिक रिल्म में है और उसकी बॉडी इस वर्ल्ड में, पर दोनों में एक ही मेमोरी है। वो बस स्पिरिट के थिंकिंग से अंदाजा लगा सकती है कि यहां क्या हुआ। अब मैं तुम्हारे आदेश मानूंगी। झंग यी ने चैन की सांस ली। अब बात करना थोड़ा आसान हो गया था। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी पूरी पावर को कैसे रिवाइव किया जाए? तुम्हारे पीक स्टेट तक कैसे पहुंचा जाए? लिंग ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से यह सिर्फ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। तुम्हारी शक्ति बहुत कमजोर है, मुझे पर्याप्त साइकिक पावर नहीं दे सकती। तो बात वही निकली। झंग यी ने अपना माथा पीटा। गॉड लेवल सिविलाइजेशन का गार्डियन, दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखने वाला। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मेरे एनिमीज को खत्म करने में? लिंग सडनली वर्क बेंच से उतरी। वो झंग यी के सामने चली आई। उसकी आंखों में कोई एक्स्ट्रा इमोशन नहीं था, पर उसकी बॉडी की मूवमेंट्स बहुत कोऑर्डिनेटेड थी। वो एक रोबोट जैसी नहीं लगी। मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगी, लेकिन इस समय मेरी कॉम्बैट कैपेबिलिटी बहुत लो है। तुम्हारे मानव स्टैंडर्ड्स के अनुसार मेरी करंट कॉम्बैट पावर सिर्फ 40,000 पॉइंट्स के एबिलिटी इंडेक्स जितनी है। सिर्फ 40,000 पॉइंट्स? झंग यी ने एकदम गल्प लिया। एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रहा था, पर वो लिंग की बात समझ भी रहा था। एनहांसमेंट एबिलिटी यूजर्स पूरी तरह अपने फिजिकल बॉडी पर निर्भर होते हैं, और लिंग भी सिर्फ इसी बॉडी से लड़ रही थी। मतलब ब्लैक बिशप के बराबर की ताकत। झंग यी ने फिर पूछा, अगर सामने वाला कोई ऐसा एनिमी हो जिसका एबिलिटी इंडेक्स 52,000 हो? लिंग ने बिना देर किए जवाब दिया, तो फिर तुम्हें मुझे एनर्जी देनी होगी ताकि मैं इस बॉडी की पूरी कैपेसिटी अनलॉक कर सकूं। 52,000 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए मुझे एक 584,000,000 कैरोल्स की एनर्जी चाहिए। झंग यी ने सिर खुजाया। कुछ समझ नहीं आया। लू कैरन ने जल्दी से कैलकुलेशन किया और फिर उसका चेहरा बदल गया। उसने कंप्यूटिंग डिवाइस झंग यी को पकड़ा दिया। यह लगभग पूरे हुएक्सू किंगडम की डेथ ऑफ लव की इन्वेंट्री के बराबर है। झंग यी ने दांत भींचकर कहा, तो इसका मतलब है कि रास्ता है। लू कैरन ने कंधे उचका दिए, पर उन्हें मानाना आसान नहीं होगा। झंग यी को भी ऐसा ही लगा। उसने अपना अंगूठा चबाते हुए पूछा, लिंग,
क्या इस प्लैनेट पर कोई एडवांस्ड एनर्जी अभी भी छिपी है? लिंग ने तुरंत जवाब दिया, अब नहीं। यह ट्राइब के समय में ही हमने इस प्लैनेट का 60% एनर्जी निकाल लिया था। फिर हमने स्पेस में जाकर यूनिवर्स से भी बहुत रिसोर्सेज प्राप्त किए। बाद में आई सभी सिविलाइजेशंस ने माइनिंग की। अब कोई हाई लेवल एनर्जी माइंस इस प्लैनेट पर नहीं बची है। अब जो बचा है वो सिर्फ लो लेवल मिनरल्स है। लिंग ने ईमानदारी से कंधे फैलाते हुए कहा, लेकिन उनके लोकेशंस का पता लगाया जा सकता है। तुम्हें बस उन्हें लूटना होगा। झंगी, अब तो लूटने का ही मन है, पर तुम्हारे बोलने का तरीका इसे फुल विशियस साइकिल बना देता है। अगर और कुछ नहीं बचा तो हम स्पेस वॉयज पर जा सकते हैं। स्टारी स्काई में ऐसी एनर्जी है जो यूनिवर्स की शुरुआत में बनी थी। झंगी ने उसे घूर कर देखा, कुछ कहा नहीं। लिंग ने बात आगे बढ़ाई, पर तुम्हारी करंट टेक्नोलॉजी से स्पेस ट्रैवल और लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब झंगी को एहसास हो गया, लिंग भले ही अब एक शेल हो, पर उसका बोलने का अंदाज अब भी वैसा ही है। वो अब भी लोगों को चिढ़ाना पसंद करती है। आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। ये उसकी बॉडी में गहराई तक बैठ चुकी थी, मसल रिएक्शन की तरह। तो कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है? झंगी ने ऑलमोस्ट प्लीडिंग एक्सप्रेशन के साथ पूछा। प्लीज हेल्प। लिंग कुछ पल चुप रही, फिर उसने आसमान की ओर इशारा किया। सबसे नजदीकी सेलेस्टियल बॉडी है मून। वहां एक बड़ा एनर्जी माइन है। झंगी ने लंबी सांस छोड़ी। किरण, क्या तुम सोचती हो कि मेरी करंट एबिलिटी से मैं यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता हूं? मैं कुछ एनर्जी लाना चाहता हूं। लू कैरन ने फौरन मना कर दिया। भाई, ऐसा मत करना। मून और प्लैनेट की सरफेस के बीच की एवरेज दूरी है 3,84,000 किलोमीटर्स। तुम्हें स्पेस शटल एबिलिटी को लगातार 20 घंटे चलाना होगा। वैक्यूम एनवायरनमेंट में आर्मोर भी कितना विथस्टैंड करेगा? और मिनरल डिपॉजिट ढूंढना, वो तो और मुश्किल। थोड़ा इंतजार करो। स्पेसशिप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। मैं पहले ही इसका ब्लूप्रिंट बना चुकी हूं। अगर वोलुयन एम्पायर के चक्कर ना होते तो अब तक स्पेसशिप का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका होता। झंगी ने दांत भींचते हुए कहा, तो ऐसा करते हैं, मैं हर संभव तरीका आजमा कर रिसोर्सेज जुटाता हूं ताकि तुम्हारी ताकत उस स्तर तक पहुंच सके जिससे गेट कीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड को हराया जा सके। कम से कम इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या का सल्यूशन मिल जाएगा। झंग यी ने यह कहते हुए टेबल पर हाथ रख दिए। वो युद्ध प्रिय नहीं है, पर हालात ऐसे हैं कि अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। वोलुयन एम्पायर कब हमला कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं। अगर जीत जाते हैं और उन्हें हरा देते हैं तो सारी इन्वेस्टमेंट वसूल हो जाएगी। तो फिर अपनी पूरी कोशिश करो। लिंग ने ठंडी आवाज में कहा। चैप्टर 2096 वॉर इज टू एक्सपेंसिव। उसके बेपरवाह से लुक को देखकर झंग यी ने फिर से अपनी भौहें चढ़ा ली। वो चेहरा अभी भी जाना पहचाना लगता है। झंग यी तो यहां तक सोच बैठा कि कहीं लिंग की आत्मा का कोई हिस्सा अभी भी ईथ में वापस नहीं गया। बेशक ये असंभव था। झंग यी ने लू केरन से कहा कि सबसे पहले लिंग की एनर्जी सप्लाई का समाधान करना होगा और फिर कॉम्बैट टाइप मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की बड़े स्तर पर मरम्मत करनी होगी। ये सुनते ही लू केरन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। भाई झंग यी, ये मैं सच में नहीं कर सकती। अगर हमें वोलुयन एम्पायर पर हमला करना है तो लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स चाहिए होंगे, जैसे कि सुपर लार्ज मैक यूनिट्स, जिनकी डिस्ट्रक्टिव पावर एक टैंक क्लास इप्सिलॉन यूजर जितनी हो सकती है। लेकिन ऐसे मशीन्स बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अगर हम अपनी सारी इन्वेंट्री भी लगा दें तो मुश्किल से 2 लीजन्स बन सकते हैं 10,000 यूनिट्स के साथ। पर यह एनर्जी भी लिंग को देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इस पल झंग यी को आखिर एक बात समझ में आ ही गई। बड़े स्तर की लड़ाइयों की असली वजह क्या होती है? पैसे, सटीक कहें तो रिसोर्सेस, मैन पावर, वेपन्स, लॉजिस्टिक्स। ये सब इतनी आसानी से नहीं मिलते।
झंग यी ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की। फिर लू केरन से कहा, तुम पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, एनर्जी का इंतजाम मैं करूंगा। लू केरन ने मजबूरी भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है फिर। उसकी आंखों में झंग यी के लिए थोड़ा सिंपैथी भी था, क्योंकि सब जानते थे इस स्तर के युद्ध के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो अनगिनत है। अगर झंग यी को एक देश को नेस्तनाबूद करना है तो उसे हर रीजन की ताकत एक साथ लानी होगी। झंग यी ने कुछ देर सोचा, फिर लू केरन की ओर 10 सन फ्रूट्स बढ़ा दिए जो उसे डीप ब्लू किंगडम के किंग जिन ने दिए थे। तुम्हारे पास रख लो, मेरे एसेट्स है। लिंग ने यह देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मिशन स्टैंडर्ड कंप्लीशन रेट 1%। झंग यी ऑलमोस्ट गिर ही पड़ा। वो लिंग को देखता रहा, फिर खुद को देखा, फिर उसे देखा और आखिरकार बिना कुछ बोले स्टूडियो से भाग निकला। टॉप फ्लोर पर वापस आकर झंग यी ने सिर रगड़ते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ यांग जिंगसन से कहा, उम्मीद है। यांग जिंगसन ने कॉफी का एक सिप लिया और मुस्कुराकर बोली, फिर भी काम मुश्किल है। कम से कम ये तो नहीं कह सकते कि कोई होप ही नहीं। झंग यी ने कंधे उचका दिए। अब वो अपने दोनों हाथों को ठोड़ी के नीचे रखकर अगली स्ट्रैटेजी सोचने लगा। शॉर्ट टर्म में वुलुयन एम्पायर उतरने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्हें किनलिंग ड्रैगन क्लैन से काफी डर है। वर्स्ट केस में हम कोस्ट तक ना जाएं। ब्लिजर्ड सिटी तक तूफान नहीं पहुंच सकता। वो ज्यादा नॉइज नहीं करेंगे, वरना ड्रैगन क्लान को डिस्टर्ब कर देंगे। यांग जिंगसन ने कहा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी भी कंसिडर करनी होगी। वो ड्रैगन क्लान की लिमिट्स टेस्ट करते रहेंगे। पहले उन्होंने साउथ ईस्ट कोस्ट के दर्जनों शहरों को बाढ़ में डुबो दिया। अगली बार वो अंदरूनी इलाकों तक आ सकते हैं। अगर उन्होंने हमें स्पॉट कर लिया तो ड्रैगन क्लैन हुएक्सू कंट्री की परवाह नहीं करेगा। असली जंग तब शुरू होगी और शायद हमारी तरफ से नहीं। झंग यी ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, मुझे भी यही डर है। हमें पहले वार करना होगा, इंतजार नहीं कर सकते। जहां तक एनर्जी का सवाल है, मैं जियांगनन रीजन के बिहाफ पर डिसीजन ले सकता हूं। डेंग फैमिली के एक्सपेरिमेंट से हमें एक आइडिया मिला है और वो लिंग की कुछ नीड्स भी पूरी कर सकता है। अब मेरा अगला गोल है पूरे हुएक्सू किंगडम के 6 मेजर रीजन्स की ताकत को एकजुट करना, आखिरी सांस तक लड़ना। झंग यी की आंखों में अब दृढ़ता दिखने लगी थी। हमें उनसे सिर्फ वेपन्स नहीं चाहिए, हमें हाई लेवल एलियंस भी भेजने होंगे। एनिमी के पास करीब 20 इप्सिलॉन्स है। हमें कम से कम 30 इप्सिलॉन लेवल फाइटर्स चाहिए ताकि हमें एक ओवरवेलमिंग एडवांटेज मिले। यांग जिंगसन ने कहा, यह बहुत मुश्किल है। भले ही सेकंड म्यूटेशन वेव आ चुकी हो, लेकिन हर रीजन में इप्सिलॉन की संख्या सीमित है और हर कोई अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस की तरफ एडवेंचर करने की हिम्मत नहीं करता जैसे हमने की थी। झंग यी ने भौहें सिकोड़ ली। इस पर बात करनी होगी। यांग जिंगसन ने सिर उठाया और पूछा, क्या हम बाहर से मदद ले सकते हैं? झंग यी ने गहरी सांस ली और फिर छोड़ी। मैंने इस बारे में सोचा है, लेकिन इस वक्त मेरा नॉर्डिक कंट्रीज और जूंझिंग चर्च के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सबसे पहले तो मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता, और दूसरा, वो शायद मेरा मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे हैं। सलादीन को भूल जाओ, उसका एरिया बहुत ऑकवर्ड है। बैटिगंग और नॉर्दर्न यूरोप के बीच है और वो अपनी जमीन छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। जहां तक कोलंबिया की बात है, झंग यी ने सिर हिलाया। अगर मैंने उनसे मदद मांगी तो वो शायद लिंग के यूसेज राइट्स शेयर करने की मांग कर बैठेंगे। झंग यी ने अपने बाल रगड़ते हुए कहा, वॉर लड़ना अकेले लड़ने जितना सिंपल नहीं है। ठीक उसी समय झंग यी का कम्युनिकेशन डिवाइस बज उठा। उसकी सोच में इंटरप्शन हुआ और वो सोचने लगा कि अब कौन होगा। कम्युनिकेशन इंटरफेस खोला और सामने आया एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, SUPRNOVABRIN ग्रिफिन। अरे ये बंदा अब क्यों कांटेक्ट कर रहा है? मुझे कंफर्ट करने आया है या कोलंबिया का रिप्रेजेंटेटिव बनकर लिंक के यूसेज राइट्स की डील करने? झंग यी ने ठोड़ी खुजाते हुए सोचा, फिर कॉल रिसीव कर लिया। वीडियो खुलते ही स्क्रीन पर एक सिंपल
और कंफ्यूज्ड लुक वाला डॉग फेस नजर आया। ब्रायन का चेहरा थोड़ा सरप्राइज में था, जैसे उसे कॉल की उम्मीद नहीं थी। ब्लेन? केओस। अब तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? ऑनेस्टली, मैं अभी बहुत बिजी हूं। तुम जानते हो, बड़ा फ्लड आया था, मेरा घर भी भीग गया। अब मैं हर दिन क्विल्ट्स सुखा रहा हूं। घर में बहुत ज्यादा क्विल्ट्स है। झंग यी ने एक हाथ से चेहरा पकड़े हुए बेहद थके हुए लहजे में कहा। ब्रायन ने कहा, मैं यूजुअली डॉग हाउस में सोता हूं, कोई बात नहीं। वो कैमरा के काफी पास आ गया और ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ बोला, हाय ब्रो, सुना तुम्हारे एरिया में सुनामी आई थी। सोच रहा था सी फूड का रेट कम हुआ क्या? हाँ, झंग यी बोला, आजा, फ्री में ले जा। ओके चलो, अब काम की बात करें। मुझे पता है तुम पर लिजर्डमैन ने हमला किया है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं मदद के लिए आ सकता हूं। झंग यी एकदम स्टन रह गया। ब्रायन उसकी मदद करना चाहता है? कुछ देर सोचकर उसने जवाब दिया, तुम्हें पता है ना, मैं हाल ही में तुम्हारे नेचुरल साइंस एसोसिएशन के प्लूटो से लड़ चुका हूं।